मेरी नंद रात के 10 बजे तैयार होकर घर से निकल जाती, जबकि मेरा शोहर कोई काम नहीं करता था, बस सारा दिन घर में पड़ा रहता और अपनी बहन की कमाई खाता रहता। अगली सुबह मेरी नंद नौकरी से वापस आती तो मेरी सास के हाथ पर ढेर सारे पैसे रख देती। मैं बहुत हैरान होती कि एक दिन के इतने पैसे कहाँ मिलते हैं। एक दिन उसका पीछा किया तो मेरे होश उड़ गए। मेरा नाम हानिया है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ। अपनी एक बेवकूफ़ी की वजह से मैंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी। कभी कभी इंसान उस जगह पर बेवकूफ़ी कर दिखाता है जहाँ पर उसे समझदारी दिखाने की ज़रूरत होती है। मैं एक ऐसे ख़ानदान में पली बढ़ी थी जहाँ पर लड़कियों को बड़े ही सख्त पहरे में रखा जाता था। मुझ जैसी मिडिल क्लास फैमिली में रहने वाली कुछ लड़कियाँ अपने ख्वाबों को अपने दिल में दबा कर जीती हैं। दरअसल मुझे डांस करने का बहुत शौक था। जब मैं 10 साल की थी तब हमारे घर में एक टीवी हुआ करता था और हम सब लोग एक साथ बैठकर डांसिंग शो देखा करते थे। बस तब से ही मेरे दिमाग में डांसिंग का भूत सवार हो गया था। मेरे पापा जब घर से चले जाते थे तो मैं अपना कमरा बंद करके टीवी में गाने लगाकर खूब डांस किया करती थी। मुझे डांस करना इतना पसंद था। मैं चाहती थी कि मैं बस सारा सारा दिन डांस करती रहूं और मेरा दिल करता था कि जो भी मुझे आता है वो मैं दूसरों को भी सिखाया करूं, क्योंकि हमारे घर में तो खुलकर डांस करने की भी इजाज़त नहीं थी। बचपन में जब हम सारी लड़कियां एक साथ खेला करती थी तो मैं उनको डांस करके दिखाती थी। सब लड़कियों को मेरा डांस बहुत पसंद आता था और वो मेरी खूब तारीफ करती थी। एक बार एक लड़की ने मेरी अम्मी से शिकायत कर दी थी कि मैं डांस करती हूँ। उस पर मेरी अम्मी ने मुझे बहुत डांटा था, यहाँ तक कि मुझ पर हाथ भी उठा लिया था। स्कूल में भी जब डांसिंग कंपटीशन होता था तो मैं उसमें हिस्सा ज़रूर लेती थी और हमेशा फर्स्ट आती थी। ये बात मेरे पापा को बिल्कुल भी पता नहीं थी, क्योंकि वो इस चीज़ के सख्त खिलाफ थे। उनका कहना था कि बेटियों को ये सब जेब नहीं देता, उनकी पढ़ाई पूरी हो जाए तो उन्हें घर गृहस्थी सिखाई जाए और सही वक्त पर उनकी शादी कर देनी चाहिए। मगर मेरा मानना था कि अगर किसी बेटी ने अपनी आंखों में कोई ख्वाब देखा है तो उसके ख्वाब को अहमियत दी जाए, बल्कि उसके ख्वाब को पूरा किया जाए। जबकि घर वालों को भी उसे सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन जिस चीज़ का मुझे शौक था उस काम में तो मेरे घर वाले मुझे कभी भी सपोर्ट नहीं कर सकते थे। धीरे धीरे मैं जवान हो गई थी। घर में भी मैं चोरी चुपके खूब डांस करती थी और अब वक्त के साथ साथ मेरी अम्मी को ये बात पता चल गई थी, जबकि पापा को भी किसी ने मेरी शिकायत लगा दी थी कि आपकी बेटी डांस करती है। और जिस दिन मेरे पापा को ये बात पता चली थी तो उन्होंने मेरी अच्छी खासी क्लास लगाई थी। पापा ने कहा था कि आज तो मेरे पास शिकायत आ गई है कि तुमने डांस किया है। अगर आगे से शिकायत आई तो मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा, बल्कि खामोशी से तुम्हारी शादी कर दूंगा। मैं नहीं चाहता हमारे ख़ानदान का कोई मजाक बनाए। तुम इस घर की बेटी हो और इस घर की बेटियों ने कभी भी ऐसे काम नहीं किए हैं। हम दो बहनें और हमारे दो ही भाई थे। मेरे पापा ने भाइयों को तो खूब छूट दी हुई थी, उनका जो मन करता था वो किया करते थे, जबकि हम बहनें अपनी मर्जी से घर से बाहर भी नहीं निकल सकती थी। जिंदगी बहुत ही बोरिंग हो गई थी। मेरे मामू की बेटी थी जो कभी कभी हमारे घर पर आ जाया करती थी। उसके अम्मी अब्बू ने उसके सारे ख्वाबों को पूरा किया था, जबकि वो एक ऐसी फैमिली की रहने वाली थी जहाँ पर उसे फुल सपोर्ट दी जा रही थी। उसका ख्वाब था एक फैशन डिज़ाइनर बनने का। उसके घर वालों ने उसके ख्वाब को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसे देख देख कर मुझे भी अफसोस होता था कि अगर इसके ख्वाब पूरे हो सकते हैं तो फिर मेरा ख्वाब पूरा क्यों नहीं हो सकता। मेरा ख्वाब था कि मैं एक बहुत बड़ी डांसर बनूं और एक डांसर बनकर अपना और अपनी फैमिली का नाम रोशन करूं। हमारे घर में तो कभी गाना भी बज जाता था तो सब लोगों को यही लगता था कि मैं डांस कर रही हूँ, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता था। कभी कभी ऐसा भी होता था कि मैं अपना मूड फ्रेश करने के लिए टीवी में गाने लगा लिया करती थी या फिर म्यूजिक सिस्टम पर गाने लगा लिया करती थी। एक दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मेरे सारे ही घर वाले शादी में जा रहे थे। अपनी तबीयत ठीक ना होने की वजह से मैंने उनसे शादी में जाने को मना कर दिया था। घर से जाते वक्त पापा ने कहा था कि घर का दरवाज़ा अच्छी तरह से लॉक कर लेना, कोई आए तो दरवाज़ा मत खोलना। पापा की बात सुनकर मैंने उनसे कहा था कि आप फिक्र ना करें। मेरे पापा और सब लोग घर से निकल गए थे, जबकि मुझे अब मौका मिल गया था डांस करने का। इसीलिए मैंने सब लोगों के जाते ही म्यूजिक सिस्टम में तेज़ आवाज़ से गाने लगाए और मैंने डांस करना शुरू कर दिया। मैं अपनी कुछ वीडियोस रिकॉर्ड्स भी किया करती थी। आज मेरे पास वीडियो रिकॉर्ड करने का बहुत अच्छा मौका था, इसीलिए मैंने सॉन्ग लगाने के बाद
अपने मोबाइल का कैमरे को ऑन करके रख दिया था और फिर जब मैं डांस कर रही थी तो मेरी पूरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी। मैं डांस करने में इतनी मगन थी कि मुझे किसी बात का होश ही नहीं था। लगभग आधे घंटे तक मैं डांस करती रही थी और इस तरह मेरी काफ़ी सारी वीडियोस भी बन गई थीं और मैं थक चुकी थी। मैंने जैसे ही म्यूज़िक सिस्टम बंद किया तो अचानक मुझे दरवाज़ा बजने की आवाज़ आई। मैं घबरा गई थी कि अब दरवाजे पर कौन आया है। मैंने सोचा शायद कोई पड़ोसी होगा, इसलिए मैं दरवाज़ा खोलने के लिए गई। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोलकर देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि मेरे पापा खड़े हुए थे और जो गुस्से से लाल पीले हो रहे थे। उनके चेहरे पर आने वाले गुस्से भरे एक्सप्रेशन मुझे साफ नजर आ रहे थे, मगर पापा को देखकर मेरे होश उड़ चुके थे। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि पापा क्या कर रहे हैं। मैं पापा से अभी कुछ कहने ही वाली थी कि तभी उन्होंने चिल्लाकर मुझसे कहा कि क्या कर रही थी तुम घर के अंदर, और दरवाज़ा इतनी देर में क्यों खोला है। मैंने पापा से कांपते हुए लफ्ज़ों में कहा कि पापा, मेरी बात सुनकर पापा ने अचानक मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया और कहने लगे कि पिछले आधे घंटे से मैं दरवाजे पर खड़ा पागल हूँ और कब से लगातार दरवाज़ा बजाए जा रहा हूँ, मगर तुम तो गाने बजाने में इतनी बिजी हो, तुम्हें कोई आवाज़ ही नहीं आ रही। मैं जानता हूँ कि तुम गाने बजाकर डांस कर रही होगी। तुम नाचने में इतनी बिजी हो गई थी कि तुम्हें दरवाजे की आवाज़ ही नहीं आई। मैं कब से चिल्ला रहा हूँ, मेरा मोबाइल गाड़ी में रह गया, वरना मैं तुम्हें फ़ोन करता। पापा की बात सुनकर मैंने कहा कि पापा, मैं डांस नहीं कर रही थी। वो मुझ पर और ज़ोर से चिल्लाए और कहने लगे, तो फिर क्या कर रही थी? गाने बजाकर सो रही थी क्या? इसका मतलब तुम्हारी तबीयत ख़राब नहीं थी, तुम डांस करने के बहाने यहाँ पर रुक गई थी। पापा ने कहा, तुम्हारी अम्मी की दवाई रह गई थी, लाओ मुझे ला कर दो। अगर उनकी तबीयत बिगड़ गई तो वहाँ परेशानी होगी। मैंने जल्दी से पापा को अम्मी की दवाई ला कर दी। पापा कहने लगे, अब तो मैं जल्दी में हूँ, इस वक्त तुमसे कोई बात नहीं कर सकता, लेकिन जब वापस आऊँगा तो तुमसे आराम से बात की जाएगी। दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेना। पापा ये कहकर घर से निकल गए थे, मगर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे। आज की ये गलती मुझे बहुत भारी पड़ गई थी। मैं तो उस वक्त को कोस रही थी जब मैंने तेज़ आवाज़ में गाने लगाए थे। मैं गाने तेज़ आवाज़ में सुन रही थी, इसलिए दरवाजे की आवाज़ मुझे नहीं आई और ना ही मुझे ये पता था कि पापा इतनी जल्दी वापस आ जाएंगे। मुझे तो पापा से बहुत डर लग रहा था, क्योंकि अब मुझे चौंक कर रहना था। पापा कहकर गए थे कि जब वो आएंगे तब मेरी अच्छे से खबर लेंगे। मैं समझ गई थी कि अब मेरे साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वो सारा दिन मेरा टेंशन में गुजर गया था, क्योंकि मेरे सभी घर वाले रात के टाइम पर घर वापस आने वाले थे और मैं घर में बिल्कुल अकेली थी। पर अम्मी मुझे फ़ोन करके पूछ रही थी कि आखिर तुमने ऐसी भी क्या गलती कर दी है जो तुम्हारे पापा बार बार गुस्सा कर रहे हैं। उनका मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जब से वो घर से मेरी दवाई लेकर आए हैं तभी से उनका मूड बहुत ख़राब हो रहा है और बार बार वो मुझसे यही कह रही हैं कि हमें घर जल्दी चलना है। आज घर जाते ही हानिया की खबर लेनी है। तुम्हारे पापा मुझे तो कुछ नहीं बता रहे, मगर मुझे इतनी उम्मीद ज़रूर है कि ज़रूर तुमने कुछ गड़बड़ की है। पता नहीं तुम क्या करके बैठ गई हो। मुझे तो तुमसे हमेशा ही डर लगा रहता है। तुम जानती नहीं हो कि तुम्हारे पापा कितने गुस्से वाले हैं। आज ना जाने वो घर आने के बाद क्या करेंगे। ये कहकर अम्मी ने फ़ोन बंद कर दिया था। मेरी तरफ से परेशान तो वो भी बहुत लग रही थी, मगर मेरी तो सोच सोच कर ही रोंगटे खड़े हो रहे थे। आज तो मेरी शामत आने वाली है। मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और बार बार अल्लाह से दुआ कर रही थी कि आज मुझे पापा से बचा लो। आगे से मैं ऐसी वैसी कोई गलती नहीं करूँगी। और फिर रात के वक्त सब घर आ गए थे। पापा का मूड अभी भी बहुत गुस्से से भरा हुआ था। मैं जल्दी से पापा के लिए गिलास में पानी लेकर आई तो उन्होंने मेरे हाथ से गिलास झटक दिया और मेरी बहन से कहने लगे कि आसिया, तुम गिलास में पानी लेकर आओ। मैं जानती थी कि पापा मुझसे नाराज़ हैं, क्योंकि मेरी वजह से उन्हें पूरे आधे घंटे तक दरवाजे पर खड़े रहना पड़ा था। अम्मी बार बार पापा से पूछ रही थी कि आपको क्या हो गया है। वहाँ पर भी आपका मूड ख़राब रहा था। पापा ने गुस्से से बताया कि तुम्हारी बेटी हमारे जाने के बाद दरवाज़ा बंद करके तेज़ आवाज़ में गाने बजाकर डांस कर रही थी और मेरे लाख दरवाज़ा बजाने की आवाज़ भी इसको नहीं आई। मैंने तुमसे मना किया है कि इस घर में जो म्यूज़िक सिस्टम है इसे तोड़ दो, मगर तुम में से किसी को भी मेरी आवाज़ नहीं आती। हमारे ख़ानदान की लड़कियां नाच गाने नहीं करती। ये बात मैं तुम लोगों को कितनी बार समझाऊं।
अपने पापा की सारी डांट को नजरें झुकाकर मैं सुन रही थी। अम्मी ने मुझे पापा से माफ़ी मांगने का इशारा किया। मैं जल्दी से पापा के कदमों में बैठ गई और उनसे माफ़ी मांगने लगी। मैंने बड़ी मुश्किल से पापा को मनाया था और फिर काफ़ी देर के बाद वो मान गए थे, क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि मैं ऐसी गलती आज के बाद नहीं करूँगी। पापा ने कहा कि अगर तुम ऐसी गलती दोबारा ना करो तो ही तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर आगे से मुझे पता चल गया कि तुम डांस करती हो तो मैं तुम्हारी शादी तुम्हारी बड़ी बहन से पहले ही करवा दूंगा। ये भी नहीं देखूंगा कि अभी तुम 18 साल की हो और तुम्हारी शादी की उम्र भी नहीं है, और तुम्हारी शादी भी किसी ऐसे खानदान में करवाऊंगा जहां जाने के बाद तुम्हें नानी याद आ जाए, क्योंकि लड़कियों की शादी जब जल्दबाजी में होती है तो उनको वो सारे सुख नहीं मिल पाते जो वालिदैन उनके लिए सुकून से देखा करते हैं। पापा की बात सुनकर तो मुझे एक अजीब से डर का एहसास होने लगा था। मैं आज से कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। मेरी माफ़ी सुनकर मेरे पापा उठकर चले गए थे। मुझे लगा था कि उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया है, मगर काफ़ी दिनों तक उन्होंने मुझसे कोई बातचीत नहीं की थी। वैसे भी मेरे पापा ऐसे ही थे, वो हम लोगों से इसी तरह से बात करते थे। जब उनका मूड होता तो खुश होते थे, वरना ज़्यादातर गुस्से भरे मूड में ही होते थे। फिलहाल कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे। पापा का मूड धीरे धीरे नॉर्मल हो गया था, लेकिन उन्होंने मुझे घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी थी। कह रहे थे कि अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई है, इसीलिए घर से बाहर फालतू निकलने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मेरे पापा बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, इसीलिए मैं घर से बाहर नहीं निकल रही थी। फिर एक दिन मेरी एक दोस्त की कॉल आई। उसने कहा कि हमारे ही फ्रेंड्स ग्रुप की एक लड़की का बर्थडे है और उसने हम सब लड़कियों को इनवाइट किया है। उसने मुझे भी इनवाइट किया था, मगर मैंने तो मना कर दिया कि मैं बर्थडे पार्टी में नहीं जाऊंगी। मेरे पापा मुझे इस चीज़ की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं देंगे। मेरी फ्रेंड कहने लगी, यार अगर तुम बर्थडे पार्टी में नहीं आओगी तो हम लोगों को मज़ा नहीं आएगा। तुम कितना अच्छा डांस करती हो और हम लोग बर्थडे पार्टी में तुम्हारा डांस देखना चाहते हैं। उसकी बात सुनकर मैंने कहा कि चलो मैं कोशिश करके देख लेती हूँ, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं घर से क्या झूठ बोल कर जाऊँगी। बर्थडे पार्टी में जाने का तो मेरा भी मन बहुत कर रहा था, मगर डर तो मुझे मेरे पापा का था कि अगर उनको मेरी इस गलती के बारे में पता चला तो अब की बार बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं फुप्पो के घर जाने के बहाने से घर से निकल जाती हूँ। इस तरह पापा को पता भी नहीं चलेगा कि मैं अपनी दोस्त की बर्थडे पार्टी में गई हुई हूँ। वैसे भी पापा मुझे कभी फुप्पो के घर जाने से मना नहीं करते थे। फुप्पो पापा की इकलौती बहन थी और उनकी कोई औलाद भी नहीं थी। फूफा जी तो दूसरे शहर में नौकरी करते थे, इसीलिए वो अकेली रहती थी। मैं कई बार घर से ये कहकर निकली थी कि मैं फुप्पो के यहाँ जा रही हूँ, उनके एक दो काम करके आ जाती हूँ। जिस दिन मेरी फ्रेंड का बर्थडे आया मैंने पापा से कह दिया था कि मैं फुप्पो के घर जा रही हूँ, उनको मुझसे कुछ काम है। पापा ने कहा था कि अच्छा ठीक है चली जाओ, लेकिन जल्दी घर वापस आ जाना। घर आते आते रात नहीं होनी चाहिए। मैं जैसे तैसे घर से तो निकल गई थी और फिर हम सब लड़कियां मिलकर मेरी उस फ्रेंड के घर चली गई थी जिसका बर्थडे था। वहां पर गए तो ये देखकर मैं दंग रह गई थी कि उसके घर को बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया था। बर्थडे पार्टी काफ़ी अच्छी रखी गई थी, क्योंकि हमारी दोस्त फातिमा एक अमीर फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी और अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, इसीलिए उसके मामा पापा हमेशा उसकी सालगिरह अच्छे से मनाते थे। हम लोग यहाँ आकर बहुत खुश हो रहे थे। यहाँ पर बहुत सारे मेहमान भी आए हुए थे। थोड़ी देर बाद गाने बजाए गए, काफ़ी सारे बच्चे वहाँ डांस कर रहे थे। गानों की आवाज़ सुनकर तो मेरे भी पैर उठ रहे थे, मगर मैं डांस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि इससे पहले भी मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत से बची थी। मगर मेरी सारी फ्रेंड्स मुझसे कहने लगी कि हानिया तुम बहुत अच्छा डांस करती हो, एक गाने पर डांस करके दिखाओ ना। मैंने कहा कि नहीं यार, यहाँ पर बहुत सारे मेहमान हैं, मुझे अपने पापा से बहुत डर लगता है, मैं डांस नहीं कर सकती। मेरी दोस्त कहने लगी कि नहीं यार, तुम्हें मेरी बर्थडे में डांस ज़रूर करना होगा, आज तुम्हें मेरी बात ज़रूर माननी होगी। उसने कहा कि यहाँ मेहमान है तो क्या हुआ, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो तुम्हारा रिश्तेदार हो या तुम्हारी फैमिली से हो, तुम आराम से यहाँ डांस करो। उन लोगों में से कोई भी तुम्हें या तुम्हारी फैमिली को नहीं जानता, इसीलिए तुम्हारे डांस की खबर कहीं नहीं जाएगी। फातिमा और बाकी सारी लड़कियां मुझे तसल्ली दिला चुकी थी और मैं डांस करने के लिए स्टेज पर चली गई। वहां जाकर मैंने दो तीन गानों पर खूब अच्छा सा डांस किया। सब लोग मेरी बहुत तारीफ कर रहे थे। डांस करने के बाद खाना खाते ही मैं फ़ौरन अपने घर को आ गई थी।
क्योंकि मुझे डर था कि पापा को अगर इस बारे में पता चल गया तो मेरी शामत आ जाएगी। घर तो मैं जैसे तैसे टाइम पर पहुंच गई थी और किसी को इस बारे में पता भी नहीं चला था कि मैं फूफो के घर नहीं बल्कि अपनी दोस्त के घर बर्थडे पार्टी में गई थी। मगर वहां जाकर मैंने बहुत इंजॉय किया था, मुझे बहुत मज़ा आया था। मेरी सारी फ्रेंड्स भी मेरा डांस देखकर बहुत खुश हो गई थी और मैं भी डांस करके बहुत खुश हुई थी। कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे, सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। मगर एक दिन मेरी ज़िंदगी में ऐसा तूफान आया जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया था। पापा मेरी बहन के लिए रिश्ते तलाश कर रहे थे, मगर अभी तक उन्हें मेरी बहन के लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा था। आप ही के लिए एक रिश्ता आया हुआ था। उस लड़के की उम्र 32 साल थी, जबकि मेरी बहन 25 साल की थी। वो लड़का बहुत अच्छे ख़ानदान से था और उसके माँ बाप बहुत अमीर थे। सारी बातें बिल्कुल सही थी, लेकिन लड़के के सर के बाल उड़े हुए थे और उसे देखकर ऐसा लगता था कि वो कोई लड़का नहीं बल्कि पूरा का पूरा आदमी है। जबकि मेरी बहन 25 साल की होने के बावजूद भी 20 साल की नजर आती थी। मगर पापा ने उस रिश्ते से इनकार कर दिया था क्योंकि पापा को लड़का पसंद नहीं आया था। मगर लड़के के घर वाले आप ही को अपने घर की बहू बनाने के लिए मेरे पापा पर बहुत दबाव डाल रहे थे। पापा ने अभी तो रिश्ते से मना कर दिया था और इस तरह ये रिश्ता ख़त्म हो गया था। मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए पापा कई दिनों से ऑफिस नहीं जा रहे थे। उनकी कंपनी में काम करने वाले मैनेजर का बेटा पापा से घर मिलने के लिए आया था। वो जब घर आया तो हमारा दरवाज़ा खुला था। मुझे देखकर वो ना जाने क्यों मुस्कुरा रहा था। उसने कहा कि मुझे आपके पापा से मिलना है। मैंने उसे कमरे के अंदर जाने की इजाज़त दे दी थी। वो मेरे पापा से मिलने के लिए चला गया था। मैंने आप ही से किचन में चाय बनाने के लिए कहा था, उसने चाय बना दी थी। अम्मी अपने कमरे में सो रही थी, इसलिए आप ही ने कहा कि चाय लेकर तुम कमरे के अंदर जाओ। मैं कमरे के अंदर आप ही के हाथ से चाय लेकर जा रही थी। पापा के कमरे के दरवाजे तक पहुंचते ही मेरे कदम अचानक रुक गए थे, क्योंकि मुझे अंदर से जो आवाज़ें आ रही थीं उन्होंने मेरे होश उड़ा दिए थे। वो लड़का बातों ही बातों में मेरे पापा को ये बता चुका था कि उस दिन बर्थडे पार्टी में उसने मुझे डांस करते हुए देखा था और मेरी वीडियो भी बनाई थी। उसने कहा था कि मैं उनके डांस का बहुत बड़ा फ़ैन हो गया हूँ। मैं नहीं जानता था कि वो लड़की आपकी बेटी है। आज यहाँ आने के बाद उसे घर में जब उस लड़की को देखा तो पता चला कि वो आपकी बेटी है। मैं तो कहता हूँ कि अंकल, आप अपनी बेटी को अगले हफ्ते हमारी कंपनी में होने वाले इवेंट पर ज़रूर लेकर आना। वहाँ पर आपकी बेटी परफॉर्मेंस देगी तो हम लोगों को अच्छा लगेगा। दरवाजे पर खड़े खड़े मेरा तो जिस्म कांपने लगा था। जबकि मैंने दरवाजे से अंदर झांक कर देखा तो मेरे पापा बहुत गुस्से में बैठे हुए थे। अब तो मेरी खैर नहीं थी। मैंने सोच लिया था कि आज मुझे पापा कुछ भी करके माफ़ नहीं करेंगे। ये लड़का ना जाने कहाँ से आकर मेरे पोल खोल गया था। मेरी समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। मुझे तो रोना आने लगा था। मैंने जल्दी से आप ही को चाय की ट्रे थमाई और मैं भागकर अपने कमरे में चली गई और दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया, क्योंकि आज मुझे बहुत डर लग रहा था और बहुत रोना भी आ रहा था। मैं नहीं जानती थी कि मेरा राज इस तरह से भी खुल सकता है। ये लड़का वहाँ पर पार्टी में मौजूद था और ये मेरे पापा को जानता था और आज इस तरह घर में आकर उसने मुझे पहचान लिया था। मुझे तो अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था। कुछ देर के बाद वो लड़का चला गया था और फिर हंगामा होना शुरू हो गया था। पापा जोर जोर से दरवाज़ा बजा रहे थे कि बाहर निकलो, क्यों छुपी बैठी हो। पापा जोर जोर से चिल्ला रहे थे। मैं पापा के चिल्लाने से बहुत डर गई थी और डर की वजह से मैंने दरवाज़ा खोल दिया था। पापा ने मेरे मुंह पर ही जोरदार थप्पड़ मार दिया था। अम्मी और आपी उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी, जबकि दोनों भाई भी ऑफिस से घर आ चुके थे और उन लोगों को भी ये बात पता चल गई थी कि मैं चोरी चुपके अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गई थी और वहां जाकर मैंने डांस किया था, जहां पर बहुत सारे लोगों ने मेरा डांस देखा था। आज तो अम्मी भी मुझे डांट रही थी और कहने लगी कि तुम्हें कभी कुछ समझ नहीं आता, तुम गलतियां करने से बाज नहीं आती हो। पापा ने कहा था कि अब मैं तुम्हारी बेटी पर किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं करूँगा, इसका जो दिल चाहे करे, मगर अब मैं इसकी शादी करना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे जल्द से जल्द रिश्ता देखना पड़ेगा। भैया पापा को समझा रहे थे कि बच्ची है, इससे गलती हो गई, इसे माफ़ कर दीजिए। लेकिन पापा ने कहा कि तुम नहीं जानते कि बेटियां जब बाप का भरोसा तोड़ती हैं तो उनके दिल को
को कितनी बड़ी ठेस पहुंचती है। मैं अपनी दोनों बेटियों पर बहुत भरोसा करता हूँ, मगर मुझे उम्मीद है कि मेरा भरोसा मेरी बड़ी बेटी कभी नहीं तोड़ेगी। लेकिन छोटी बेटी बहुत आसानी से सब लोगों के सामने मेरी इज्जत को खराब कर देगी। मैं फैसला कर चुका हूँ कि मैं इसकी शादी कर दूंगा। और हाँ, जिस लड़के का रिश्ता बड़ी बेटी के लिए आया है उसके लिए तो हमें पसंद नहीं है, मगर हम अपनी छोटी बेटी की शादी वहां पर कर देंगे। पापा की बात सुनकर तो मैं अपने कानों पर यकीन नहीं कर पा रही थी कि क्या मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा थी कि मेरी शादी मेरे पापा इतनी उम्र के आदमी से करवाने जा रहे थे। अब कुछ नहीं हो सकता था। मेरे पापा के मुंह से निकला हुआ फैसला पत्थर पर लकीर की तरह होता था। मैंने लाख माफी मांगी थी, मगर मुझे माफ नहीं किया गया और मेरी शादी करने का फैसला भी हो गया था। पापा लड़के वालों से बात कर चुके थे। वो लोग तो पहले से भी ज्यादा खुश हो रहे थे, क्योंकि उनको और ज्यादा कम उम्र की लड़की मिल रही थी। मेरी शादी पापा ने जबरदस्ती उस लड़के के साथ करवा दी और मेरी आंखों से मेरे ख्वाब को छीन लिया। गलती करने की मुझे इतनी बड़ी सजा मिली थी कि मेरी कोई सुनवाई भी नहीं की गई थी। और उस गलती पर मुझे ना तो पापा ने माफ किया था और ना ही मुझे सजा मिलने पर किसी ने बचाया था। मैं खामोशी से रुखसत होकर अपने ससुराल आ गई थी। मुझे अपनी किस्मत पर बहुत रोना आ रहा था। ससुराल आई तो पता चला कि ससुराल में सास के अलावा एक जवान नंद और शोहर भी मौजूद है। मेरा शोहर अपनी माँ का एक ही बेटा था और मैंने नोटिस किया था कि वो सारा दिन घर में ही रहता था। घर से रुखसत करने के बाद पापा ने मुझसे सारे ताल्लुक ख़त्म कर दिए थे और कहा था कि हमारे घर आने की तुम्हें शादी के बाद कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही तुम्हारे घर यहाँ से कोई आएगा। मैं बहन और भाइयों से लिपट कर मैं बहुत रोई थी, मगर घर में पापा की चलती थी। उनकी मर्जी के खिलाफ तो घर से कोई एक कदम भी बाहर नहीं निकाल सकता था। मैं ब्याह कर अपने ससुराल आ गई थी। यहाँ आने के बाद मैंने देखा था कि उन लोगों ने मेरे घर वालों को बताया था कि ये लोग बहुत अमीर हैं, मगर उन लोगों का सिर्फ घर बड़ा था और घर के हालात देखने से ऐसा लगता था जैसे ये लोग अमीर हैं, मगर ये लोग अमीर होने का सिर्फ दिखावा करते थे। क्योंकि ये बात तो मुझे उनके घर में आने के बाद पता चली थी कि मेरा शोहर कोई काम धंधा नहीं करता, बस मेरी नंद रात को नाइट ड्यूटी करती है और उसी के पैसों से ये घर चल रहा है। मेरा शोहर मेरी खूबसूरती और कम उम्र होने की वजह से मुझ पर फिदा था और मुझसे बहुत प्यार करता था। मुझे उसके अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। मुझे वो शक्ल से ही बुरा लग रहा था, क्योंकि उसकी जवान बहन रात को कमाने के लिए घर से निकलती थी और वो खुद सारा दिन हराम खोरों की तरह घर में पड़ा रहता था। मैंने अपनी सास से पूछा कि आखिर अवैशी ऐसी कौन सी ड्यूटी पर जाती है जो सिर्फ रात की ही होती है। मेरी सास कहने लगी कि दरअसल मेरी बेटी अस्पताल में नर्स की नौकरी करती है और शुरू से ही वो नाइट शिफ्ट पर लगी हुई है, इसलिए उसे नाइट ड्यूटी की आदत पड़ी हुई है, जबकि कि सारा दिन वो घर में रहकर गुजारती है। मैंने अपनी सास से कहा कि आपने मेरे शोहर को नौकरी क्यों नहीं करवाई। बेटी की जगह अगर आप बेटे को काम पर भेजती तो ज़्यादा बेहतर होता। मेरी सास कहने लगी कि जब हमारी बेटी ही इतना कमा कर लाती है तो मेरे बेटे को काम करने की क्या ज़रूरत है। अपनी सास की ये बातें मुझे कुछ समझ नहीं आई थी। बेटा भी तो ज़्यादा पैसे कमा सकता था। मेरी नंद जवान थी और खूबसूरत थी, उम्र में मुझसे ज़्यादा बड़ी थी। उन्हें सबसे पहले उसकी शादी करनी चाहिए थी। उन्होंने अपने बेटे की शादी भी काफ़ी देर से की थी। मैं तो अपने शोहर को ज़्यादा मोह नहीं लगाती थी, क्योंकि उनके साथ मेरा दिल नहीं मिलता था। मेरी नंद 8 बजे घर से अपनी नाइट ड्यूटी करने के लिए निकल जाती थी और सुबह को 8 बजे तक घर में वापस आ जाती थी। वो बेचारी बहुत मेहनत करती थी, जबकि उसका भाई इतना ही हरामखोर था, सारा दिन घर में रहकर मुझे घूरता रहता था। मेरी सास भी बस ठीक ठाक थी, मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं थी। नंद भी मुझे कुछ नहीं कहती थी। मेरी सास ने मुझे मेरी नंद से दूर रहने के लिए कहा था, मगर वो तो बिल्कुल ठीक थी। जब घर में होती थी तो मुझसे बहुत अच्छे तरीके से बात करती थी। इस घर में मेरे साथ बातचीत करने वाला कोई नहीं था। मैं सोचती थी कि मैं अपनी नंद से जान पहचान बढ़ा लूं, इसलिए मैंने शाम के टाइम पर अपनी नंद के कमरे में जाना शुरू कर दिया, क्योंकि सुबह जब वो आती थी तो दोपहर तक सोती रहती थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक जाती थी और कहती थी कि उसकी टांगों में दर्द हो रहा है। इसलिए मैं शाम के टाइम उसके कमरे में जाती थी। जब वो आराम से सोकर उठ जाती थी, मैं उसके पास बैठकर एक दो बातें कर लिया करती थी। वो भी मेरे साथ अच्छी तरह से रहती थी, मगर ना जाने क्यों मेरी सास और शोहर को इस बात से मसला था। वो दोनों कहते थे कि तुम इससे दूर रहा करो। मेरी नंद उनकी बेटी थी, तो फिर वो मुझे उससे दूर रहने के लिए क्यों कहती थी। ये बात तो मेरी अभी तक समझ में नहीं आई थी, लेकिन एक दिन मैं हैरान रह गई थी।
क्योंकि मैंने अपनी नंद को कमरे में डांस करते हुए देख लिया था जब घर में कोई भी नहीं था और मैं भी फ्री बैठी हुई थी। मैंने सोचा कि मैं अपनी नंद के पास जाकर बैठ जाती हूँ। मैंने जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोला तो वो डांस कर रही थी। हैरानी वाली बात ये थी कि मुझे देखकर भी उसने अपने पैर नहीं रोके, बल्कि वो लगातार डांस करती रही। वो इतना अच्छा डांस कर रही थी कि मैं उसे बस एक नज़र देखती ही रही। मैं भी अपनी पलकें नहीं झपका रही थी, क्योंकि वो तो मुझसे भी अच्छा डांस करती थी। पहली ही नज़र में उसका डांस देखकर उसके डांस की मैं दीवानी हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई बहुत पुरानी डांसर है। जब उसका डांस पूरा हो गया और वो थक हार कर बैठ गई तो मुझे देखकर हंसने लगी। मैंने उसके लिए तालियां बजाई और कहा कि तुम तो बहुत अच्छा डांस करती हो। मुझे देखकर वो बहुत खुश हुई और कहने लगी कि तुम्हें मेरा डांस पसंद आया। मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे ही नहीं बल्कि तुम्हारा डांस तो कोई भी देखेगा उसे भी पसंद आएगा। उसको अच्छी तरह से खुश देखकर मेरा चेहरा उदास हो गया था। मैंने उससे कहा कि मुझे भी डांस करने का बहुत शौक है, मगर मुझे तो डांस करने की सज़ा शादी के रूप में दी गई है। मेरी बात सुनकर अचानक उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गए। ऐसा लगा जैसे वो मेरी बात को बड़ी गौर से सुन रही है। कहने लगी, क्या मतलब तुम्हारा? मैंने अपनी नंद को अपनी स्टोरी बता दी थी कि किस तरह से मेरी शादी यहाँ पर हुई है। मेरी बात सुनकर उसने एक अजीब सी शैतानी एक्सप्रेशन दिए थे। वो कहने लगी कि तुम्हारी कहानी तो बहुत दुख भरी है। तुम्हारे घर वालों को इतनी छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सज़ा नहीं देनी चाहिए थी। उसने मेरी तरफ देखकर कहा कि तुम एक अच्छी और काबिल डांसर बनना चाहती हो, तुम्हारे पास बहुत अच्छी ऑफर है। यहाँ पर तुम्हें कोई रोक टोक नहीं करेगा, क्योंकि मेरी अम्मी और भाई मेरे डांस करने पर कोई रोक टोक नहीं लगाते, तो तुम्हारे डांस पर रोक क्यों लगाएंगे? उसकी बात सुनकर अचानक मेरी आंखों में चमक आ गई थी और मैंने कहा कि अच्छा, मैं काबिल डांसर बन सकती हूँ। तो वो कहने लगी कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलूंगी। जो लोग मुझे डांस सिखाते हैं वो लोग तुम्हें भी डांस सिखाएंगे और तुम्हें पब्लिक के सामने डांस करना होगा। वहाँ पर डांस करने से लोगों को पता चलेगा कि तुम्हारे अंदर भी एक टैलेंट छुपा हुआ है और इस तरह तुम एक बड़ी और काबिल डांसर बन जाओगी और तुम्हारा शो टीवी पर भी आएगा। तुम शहर की सबसे मशहूर डांसर बन जाओगी और तुम कामयाबी की ऊंचाइयों को छू लोगी। मैंने कहा, क्या सच में ऐसा हो सकता है? तो वो कहने लगी कि हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता है। मैं भी एक नर्स की नौकरी करने के साथ साथ अपने ख्वाब को पूरा कर रही हूँ। तुम्हारी आंखों में भी मुझे तुम्हारा ख्वाब पूरा करने की लगन साफ साफ दिख रही है। तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपना ख्वाब पूरा करना चाहिए? मैंने कहा कि हाँ, मैं तो चाहती हूँ कि मेरा ख्वाब पूरा हो जाए, मैं मशहूर डांसर बनूं, लोग मुझे देखते ही कहें कि ये वही लड़की है जो बहुत अच्छा डांस करती है। मेरी नंद ने मुझे इस तरह से भरोसा दिलाया था कि मैं उसके कदमों में बैठ गई और कहने लगी कि प्लीज़ मेरे भी ख्वाब को पूरा कर दो, ताकि जब मैं फेमस हो जाऊं तो मेरे घर वालों को लगे कि उन लोगों ने मेरी शादी करके कितनी बड़ी गलती की है। उनकी बेटी के अंदर तो कितना टैलेंट छुपा हुआ है। ये बात जब उन लोगों को बाद में पता चलेगी तो वो लोग मुझे माफ़ भी कर देंगे। वो कहने लगी कि अच्छा ठीक है, तो आज रात ही मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलूंगी। मैंने कहा, लेकिन अम्मी जी और तुम्हारा भाई? तो वो कहने लगी कि उन लोगों की टेंशन तुम मत लो, उनसे तुम कह देना कि आज रात के लिए तुम अपने मैके जा रही हो, कल सुबह तक वापस आ जाओगी। मैंने कहा, लेकिन मेरे घर वाले तो मुझसे सारे ताल्लुक ख़त्म कर चुके हैं। मेरी नंद कहने लगी कि ये बात यहाँ पर तो किसी को नहीं पता ना, उन लोगों को यही लगता है कि तुम अपने मैके गई हो। इससे अच्छा तुम्हारे पास और कोई बहाना नहीं हो सकता इस घर से निकलने का। अपनी नंद की बात सुनकर मैं बेफिक्र हो गई थी और मैंने सोच लिया था कि चाहे जो हो जाए मुझे अपना ख्वाब पूरा करके ही रहना है। इसलिए रात हुई तो मैंने अपने शौहर से कहा कि मैं अपने मैके जा रही हूँ। मेरे शौहर ने कहा कि मैके तो तुम दिन में भी जा सकती थी। मैं कहने लगी कि दिन में मुझे टाइम नहीं मिला। तो वो कहने लगा कि अच्छा ठीक है, चली जाओ, सुबह को जल्दी वापस आ जाना। मैंने अपने शौहर को बता दिया था कि मैं सारी रात अपने घर पर रुकना चाहती हूँ। इस तरह मैं अपनी नंद के साथ चली गई थी। वो मुझे एक ऐसी जगह पर ले गई थी जहाँ पर बहुत सारी भीड़ थी। ये जगह देखने में किसी क्लब की तरह लग रही थी। मेरी नंद कहने लगी कि जाओ, जाकर सबसे पहले अपने कपड़े तब्दील कर लो। यहाँ पर जो लोग हैं वो पहले तुम्हारा डांस देखेंगे। अपनी नंद के कहने के मुताबिक मैं उसके साथ साथ चली गई थी। उसने मुझे पहनने के लिए कपड़े दिए थे जो कि बहुत ही छोटे थे। ऐसे कपड़े तो मैंने कभी नहीं पहने थे। उन कपड़ों को देखकर मुझे बहुत घबराहट महसूस हो रही थी।
मगर मेरी नंद कहने लगी कि तुम ऐसे कपड़े नहीं पहनोगी तो तुम्हारा टैलेंट कैसे नजर आएगा। बड़े कपड़ों में डांसिंग के स्टेप साफ नजर नहीं आते। जल्दी से पहन लो, टाइम निकला जा रहा है, क्योंकि आज तुम्हारा इंटरव्यू है। अगर आज तुम्हारा इंटरव्यू पास हो गया तो फिर तुम्हें यहाँ पर बाकी लड़कियों के साथ डांस करना होगा और फिर कंपटीशन होगा। जो लड़की विनर होगी उसको यहाँ से दुबई भेज दिया जाएगा। और तुम जानती हो ना कि हर इंसान दुबई जाकर ही काबिल बनता है। मैंने कहा कि हाँ, तुम ठीक कह रही हो, मैं कपड़े तब्दील कर लेती हूँ। मैं कपड़े तब्दील करने के लिए जैसे ही वॉशरूम की तरफ गई तो मैंने देखा कि वहाँ पर बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ थीं जो इसी तरह के कपड़े पहन रही थीं और ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। उन्होंने बहुत सारा मेकअप भी किया हुआ था। मैं भी वॉशरूम में चली गई और कपड़े तब्दील करके आ गई। वो लड़कियां मुझे देखकर हंसने लगी और कहने लगी कि लगता है कि आज नई नई आई है। इन लड़कियों की बातों को इग्नोर करते हुए मैं बाहर निकल आई। फिर मेरी नंद मुझे बाहर ले गई जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा थे और म्यूजिक बज रहा था। उसने कहा कि यहाँ पर तुम डांस करो, तुम्हारा डांस सब लोग देखकर पास कर देंगे। उसके कहने के मुताबिक मैंने डांस किया तो वहाँ के लोगों को मेरा डांस बहुत पसंद आया। मगर अजीब बात ये थी कि वहाँ पर कुछ लोग मेरे डांस करने पर पैसे लुटा रहे थे और खूब तालियां बजा रहे थे क्योंकि मैंने बहुत अच्छा डांस किया था। थोड़ी देर के बाद जब मेरा डांस पूरा हो गया तो मेरी नंद ने मुझे एक अजीब से आदमी से मिलवाया जो देखने में ही गुंडा सा लग रहा था। मेरी नंद ने कहा कि ये मेरी भाभी है, इन्होंने आज बहुत अच्छा डांस किया है, तो क्या कल ये यहाँ पर आ सकती हैं। पहले तो उसने मेरी नंद को कुछ पैसे दिए और कहने लगा कि हाँ हाँ, ये यहाँ आएंगी तो हमें बहुत खुशी होगी। अब इस तरह से मैं हर रोज़ किसी न किसी बहाने से अपनी नंद के साथ यहाँ आने लगी थी और खूब डांस करती थी। अपने शौहर और सास से किसी न किसी तरह झूठ बोल दिया करती थी। कभी मैके जाने का बोल देती तो कभी अपनी किसी दोस्त के घर जाने को कह देती थी और सारी रात घर से बाहर रहती थी। लेकिन हैरानी वाली बात ये थी कि मेरी नंद भी मेरे साथ साथ वहीं पर रहती थी और वो भी इसी तरह के कपड़े पहनकर वहाँ पर डांस करती थी। इसका मतलब ये था कि मेरी नंद ने अपने घर वालों से झूठ बोला हुआ था कि वो अस्पताल में नर्स की नौकरी करती है, बल्कि वो डांस करती है। शायद वो भी मेरी तरह ही थी, क्योंकि उसे भी अपना ख्वाब पूरा करना था, इसलिए वो अपने घर वालों से झूठ बोल रही थी। मैंने भी सोच लिया था कि मैं अपनी नंद की सच्चाई किसी को नहीं बताऊंगी, क्योंकि वो मेरी बहुत मदद कर रही है। कई दिन इसी तरह से गुजर रहे थे। मेरी नंद को वो लोग ढेर सारे पैसे देते थे। पैसे वो लोग उसे किस बात के देते थे, अभी तक मेरी ये बात समझ में नहीं आई थी। मगर मैंने नोटिस किया था कि ढेर सारे पैसे देखकर मेरी नंद बहुत खुश हो जाती थी और घर आने के बाद उनमें से थोड़े से पैसे वो अपनी माँ को भी दिया करती थी। एक दिन मैंने अपनी सास और नंद को बातें करते हुए सुना था। मेरी सास मेरी नंद से कह रही थी कि आजकल तुम बहुत सारे पैसे लाने लगी हो, क्या तुम्हारी कोई लॉटरी लग गई है। तो मेरी नंद कहने लगी कि हाँ माँ, ऐसा ही समझ लो, तुम्हें तो बस पैसों से मतलब है, पैसे लिए जाओ और अब मुंह बंद कर लो। मुझे अपनी नंद की ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। वो किस तरह से अपनी माँ से बात कर रही थी। फिलहाल मैं खामोश हो गई। अब तो मेरे शोहर को भी मुझ पर शक होने लगा था, क्योंकि वो मुझसे कहता था कि सारा दिन निकाल कर तुम्हें रात को ही घर से निकलने की याद क्यों आती है और फिर तुम सारी रात घर से बाहर रहती हो। मैंने अपने शोहर से कहा कि दिन में मुझे टाइम नहीं मिलता। मेरा शोहर कहने लगा कि मैं तो घर में ही रहता हूँ, सब कुछ देखता हूँ। तुम सुबह जब घर आती हो तो इतनी थकी हुई होती हो कि बिस्तर पर आते ही लेट जाती हो और लगभग दोपहर के टाइम तुम सोकर उठती हो। उसके बाद तुम्हें खाना बनाना होता है। थोड़ा बहुत घर का काम करने के बाद जब तुम फ्री रहती हो तो तुम चाहो तो उस वक्त में अपने घर वालों से मिल सकती हो। रात को घर से निकलने का आखिर तुम्हारा क्या मकसद है। शोहर की बात पर मैंने कहा कि आप मुझ पर शक कर रहे हो, मैं जहां भी जाऊं मेरी मर्जी। आप कौन होते हैं मुझसे सवाल जवाब करने वाले। मेरा शोहर कहने लगा कि मैं जानता हूं कि तुमने मुझे दिल से कबूल नहीं किया, मगर मैं तुम्हारा शोहर हूं। मैं नहीं चाहता कि तुम रातों को घर से बाहर निकलो। अच्छी लड़कियों को ये हरकतें जेब नहीं देती। अब से तुम्हारा रात में घर से निकलना बंद। अपने शोहर की बात सुनकर मैं हिल कर रह गई थी। उसकी बात पर मुझे बहुत गुस्सा आ गया और मैंने कहा कि तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले, मैं तो ज़रूर जाऊंगी। मेरे शोहर ने मुझे बड़े गौर से देखा था और वो चुप हो गए। मैंने सोच लिया था कि मैं अपने मैके वालों से तो हमेशा दब कर रही थी, मगर ससुराल में ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। जो भी हो, मैं अपना ख्वाब पूरा करके रहूंगी।
आज मेरी नंद ने मुझसे कहा था कि तैयार रहना, काफी दिनों से तुम मालिक को डांस करके खुश कर रही हो। मालिक को तुम्हें आज और खुश करना है, क्योंकि मालिक तुम्हारा पर्सनल इंटरव्यू लेना चाहता है और फिर तुम्हारा इंटरव्यू पास होते ही वो तुम्हें दुबई भेज देगा। अब तुम वहां जाने की तैयारी करो। बस वो अफसोस भरा चेहरा बनाते हुए कहने लगी, अभी तक मेरा वो ख्वाब पूरा नहीं हुआ, क्योंकि तुम मुझसे ज्यादा अच्छा डांस करती हो, इसीलिए तुम जल्दी ही दुबई जा रही हो। मैंने कहा कि तुम परेशान नहीं हो, तुम्हारा भी ख्वाब एक दिन जरूर पूरा होगा और तुम भी दुबई जाओगी। आज मैं बहुत खुश हुई थी और बेसब्री से रात होने का इंतजार कर रही थी। आज जैसे ही मैं घर से बाहर निकलने के लिए तैयार हुई तो मेरे शौहर ने मेरा हाथ पकड़कर रोक लिया और कहने लगा कि तुम कहाँ जा रही हो? मैंने तुमसे मना किया था ना कि तुम्हें कहीं नहीं जाना, जहां भी जाओगी दिन के वक्त जाना। चलो कमरे में। मैंने अपने शौहर का हाथ झटक दिया और कहने लगी कि मेरे घर वालों ने मेरी शादी तुम्हारे साथ जबरदस्ती करवा दी है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो चाहे करो, तुम मुझे नहीं रोक सकते, और तुम मुझे छोड़ना चाहो तो आसानी से छोड़ सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हें अपना शौहर नहीं मानती। आखिर तुम हो कौन और क्या करते हो? सारा दिन तो तुम घर में बैठे रहते हो, बहन की कमाई खा रहे हो। अगर तुम्हारे अंदर इतनी ही हिम्मत होती तो तुम मुझे रोकने की बजाय पहले अपनी बहन को रोक रहे होते, जो सारी रात घर से बाहर रहकर मेहनत से पैसे कमाती है। बहन को रोकने की तो तुमने कभी कोशिश नहीं की, क्योंकि अगर वो एक रात भी घर से बाहर नहीं जाएगी तो तुम लोगों को खाने के लिए कहाँ से मिलेगा? यही वजह है ना। और अगर बीवी घर से बाहर जाएगी तो तुम्हारी बेइज्जती हो रही है, इसलिए तुम मुझे रोक रहे हो। मेरी बात सुनकर मेरे शौहर ने मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और कहने लगा कि बकवास बंद करो अपनी। मैंने कहा कि मैं नहीं रुकूंगी, मुझे जाने दो। वो मुझे जबरदस्ती रोकने लगा, मगर मैं उसका हाथ छुड़वाकर भागकर घर से बाहर निकल आई। मेरी नंद पहले ही घर से निकल जाती थी, मैं उसके बाद निकलती थी, ताकि उन लोगों को शक ना हो कि हम दोनों एक साथ जा रहे हैं। मैं जैसे तैसे घर से बाहर निकल आई थी और अब मैंने सोच लिया था कि सिर्फ आज की रात है, आज रात मेरा इंटरव्यू पास हो जाएगा तो ये लोग मुझे दुबई भेज देंगे। फिर मैं यहाँ नहीं रहूंगी, अपनी ज़िंदगी और अपना कैरियर दुबई में ही बनाऊंगी। मेरी नंद और मैं वहाँ पर पहुँच गए थे। मेरी नंद ने मुझे फिर से कपड़े पहनने के लिए कहा तो मैंने वो कपड़े पहन लिए थे। उन कपड़ों में मुझे उलझन महसूस होती थी, क्योंकि उनमें मेरा जिस्म काफ़ी हद तक दिखाई देता था, मगर डांस करने वाली लड़कियों को ऐसे कपड़े तो पहनने पड़ जाते थे। यही सोचकर मैं अपने आप को तसल्ली दिया करती थी। मेरी नंद कहने लगी कि दुबई तुम्हारा एडिशन लेने के लिए आए हैं। अगर आज तुम्हारा एडिशन उन्हें पसंद आ गया तो वो तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। कमरा बना हुआ है, वो वहाँ पर तुम्हारा अकेले में एडिशन लेना चाहते हैं। घबराना नहीं और उनको तुम सबसे अच्छा डांस करके दिखाना, क्योंकि आज तुम्हारी ज़िंदगी बदलने वाली है। अपनी नंद की बात सुनकर मैं खुश हो गई थी और ऊपर बने हुए कमरे में उनसे मिलने के लिए चली गई थी। कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने देखा कि वहाँ बड़ा ही अजीब किस्म का इंसान बैठा था। वैसे तो वो किसी अमीर ख़ानदान का लग रहा था, क्योंकि उसने अच्छे कपड़े पहने हुए थे। मैं कमरे के अंदर गई तो उसने कहा कि दरवाज़ा बंद कर लो, ताकि बाकी के लोग हमें डिस्टर्ब ना कर सके। मैंने उसके कहने के मुताबिक दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने कहा, सर मैं आपको डांस करके दिखाऊं? तो वो कहने लगा कि डांस करने की इतनी भी क्या जल्दी है, पहले मेरे करीब तो बैठो। उसकी बात सुनकर अचानक मैं उछल गई थी। वो मुझे अपने पास बैठने के लिए बार बार इशारे कर रहा था और फिर मैं कांपते हुए कदमों के साथ उसके बराबर में जाकर बैठ गई तो उसने जल्दी से मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मैं घबरा गई थी कि वो ऐसी अजीब सी हरकतें क्यों कर रहा है। मैं धीरे धीरे उससे पीछे हटने लगी और वो बात बात पर मेरे करीब आने लगा। मैंने कहा कि सर ये आप क्या कर रहे हैं? तो वो कहने लगा कि अपना काम कर रहा हूँ। मैंने कहा कि प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मुझे डांसर नहीं बनना, क्योंकि मुझे उसकी हरकतें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा कि भला मैं तुम्हें क्यों छोड़ दूं? आज की रात के लिए तो मैंने होटल के मालिक को तुम्हारी 1 लाख की कीमत दी है। उसकी बात सुनकर तो मुझे जैसे एक जोरदार झटका लगा था और मैं बेड से खड़ी हो गई थी। मैंने कहा कि आप ये क्या कर रहे हो? वो कहने लगा कि जो तुम सुन रही हो वो बिल्कुल सही है, अब जल्दी से मेरे पास आ जाओ और नौटंकी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं समझ गई थी कि ये मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने के लिए आया है। इसका मतलब मेरी नंद ने मुझसे झूठ बोला था और इतने वक्त से वो मुझे बेवकूफ़ बना रही थी। मैं जल्दी से भागने लगी तो उसने मुझे पकड़ लिया और वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा।
मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी कि कोई बचाओ मुझे, और उससे भी कह रही थी कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो। आज मुझे एहसास हो रहा था कि मैं डांसर बनने के चक्कर में कितनी बड़ी गलती कर बैठी हूँ। मैं ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी, मगर मेरी मदद के लिए कोई भी नहीं आ रहा था। मैं बार बार दरवाजे तक भागने की कोशिश कर रही थी, मगर उसने मुझे ज़बरदस्ती मजबूती से जकड़ लिया और मैं उससे खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। दिल ही दिल में दुआ कर रही थी और अपने पापा को याद कर रही थी, जिनकी बातें आज मुझे याद आ रही थी, जो कहते थे कि बेटियों को ज़्यादातर घर में रहना चाहिए। बेटियां खुली तिजोरी की तरह होती हैं, अगर मर्दों की गंदी नज़र उन पर पड़ जाए तो बेटियों के किरदार खराब हो जाते हैं। आज मैं सोच रही थी कि मेरे पापा ने मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया। उन्होंने अगर मेरी शादी करवाई तो वो सज़ा मेरे लिए कोई इतनी बड़ी सज़ा नहीं थी, बल्कि इन्होंने तो मुझे शादी करने के बाद एक ऐसे पाक रिश्ते में बांध दिया था जिसके बाद शायद लड़की बदनामी वाला काम करने के बारे में नहीं सोचती, मगर मैं तो इस हद को भी पार कर आई थी। आज मैं अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रो रही थी। मैं रो रही थी और अल्लाह से अपनी गलती की दिल से माफ़ी मांग रही थी। लेकिन तभी अचानक से किसी ने दरवाज़ा ज़ोर से खोल दिया था, एक झटके से, और धड़ाम की आवाज़ से जब दरवाज़ा खुला तो कमरे के अंदर आने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि मेरा शौहर था। अपने शौहर को देखकर मैं जल्दी से उसके गले लग गई थी और फूट फूट कर रोने लगी। वो इंसान मेरे शौहर को कमरे से बाहर जाने के लिए कह रहा था। मेरे शौहर के साथ कमरे के अंदर पुलिस भी आई थी और जिसने उस आदमी को अरेस्ट कर लिया था। अपने शौहर और पुलिस को देखकर मैंने एक गहरी सांस भरी थी और मुझे लग रहा था कि अब मैं बच गई हूँ। पुलिस उस आदमी को अरेस्ट करके ले जा चुकी थी, जबकि उस होटल को भी सील कर दिया गया था, क्योंकि ये होटल होने के साथ साथ बार रेस्टोरेंट भी था। मैंने अपने शौहर के आगे हाथ जोड़कर अपने किए की माफ़ी मांगी थी, क्योंकि आज अगर वो मुझे बचाने नहीं आता तो शायद मैं सही सलामत ना रहती। मेरे शौहर ने मुझे माफ़ कर दिया था और वो घर ले आया था। उसने मेरी नंद से भी घर आने के लिए कहा था। मेरी नंद बहुत शर्मिंदा हो रही थी। मेरी सास ने नंद के मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया और कहने लगी कि तुझे क्या ज़रूरत इसको अपने साथ ले जाने की। इसका मतलब कि तू काफ़ी दिनों से बहू को बेवकूफ़ बना रही है। क्योंकि मेरी सास के मुंह से ये सब कुछ खुल गया क्योंकि मेरी सास के सामने ये सब कुछ खुलकर आ गया था। मेरी नंद अपनी माँ से बहस करने लगी और कहने लगी, अगर तुम मुझे धंधे पर ना उतारती तो शायद मैं तुम्हारी बहू के बारे में ऐसा ना सोचती। मेरी सास फिर से मेरी नंद के मुंह पर थप्पड़ मारने के लिए जा रही थी, जब मेरे शौहर ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोक लिया और कहने लगा कि माँ अब बस भी करो, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, बल्कि गलती तो हम लोगों की है। मेरा शौहर अपनी बहन से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। उसने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं घर का मर्द हूँ तो मुझे ही घर की जिम्मेदारियां समझनी चाहिए थी। सारी ज़िंदगी तुमने कैसे कैसे हम लोगों को अपनी कमाई खिलाई है, ये बात मुझे आज पता चली है, जब आज मेरी बीवी की इज्जत खतरे में आ गई। शायद मैंने कभी ये नहीं सोचा कि बहन की इज्जत भी अपनी इज्जत होती है। मेरी नंद फूट फूट कर रो रही थी, मगर मुझे अपनी नंद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर सारी सच्चाई मेरे सामने खुद ही खुलकर आती रही। दरअसल मेरी सास ने अपने बेटे को बहुत लाड प्यार से पाला है। उन्हें लगता था कि वो उनका इकलौता बेटा है। जब तक मेरे ससुर जिंदा थे तब तक तो इस घर में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब मेरे ससुर की मौत हो गई तो मेरी सास ने अपने बेटे को कोई कारोबार करवाने की बजाय अपनी बेटी से कहा कि तुम नौकरी पर जाया करो। वो बेचारी पहले स्कूल में नौकरी करती थी। स्कूल में वो बहुत मेहनत करती थी और उसका शौक था कि वो डांस करे, मगर उसके इस शौक को मेरी सास ने पूरा नहीं करने दिया और उससे इतना ही कहा कि तुम चाहो जो करो, मगर हमें पैसे ला कर दो, क्योंकि तुम नहीं कमाओगी तो हम लोग खाएंगे कहाँ से। मेरी ही तरह एक दिन मेरी नंद डांसर बनने का ख्वाब पूरा करने के लिए एक लड़की की बातों में आ गई थी। वो लड़की उसे डांस बार तक लेकर पहुंच गई थी। फिर उसके बाद मेरी नंद ने वहां पर डांस करना शुरू कर दिया और वहां पर उसे पैसे मिलने लगे। तो मेरी नंद ने सोचा कि इस तरह से उसका शौक भी पूरा हो रहा है और उसे पैसे भी मिल रहे हैं। जब ये बात घर वालों को पता चली तो उन लोगों ने भी कोई रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि उन लोगों को तो भरपूर पैसे मिल रहे थे। उन्हें अपनी बेटी की इज्जत से कोई मतलब नहीं था। मेरा शौहर, जिसको मेरी सास ने सारी जिंदगी कभी कोई काम नहीं करने दिया, उसके अंदर इतने सालों तक गैरत नहीं जागी थी कि उसकी बहन कैसे
कैसे कैसे पैसे कमा कर लाती है। वो तो बस खामोशी से अपनी बहन की कमाई खा रहा था। उसने कभी ये भी नहीं सोचा कि जवान बहन को रात को घर से बाहर निकलने नहीं देना चाहिए और उसकी शादी कर देनी चाहिए। मेरे शोहर को इस बात का एहसास तब हुआ जब मैं रातों को घर से बाहर निकलती थी। मेरे शोहर को लगा कि मेरा किसी के साथ अफेयर चल रहा है। मैं उससे रातों को मिलने के लिए जाती हूँ और आज जब झगड़ा करने के बाद घर से निकल गई तो मेरे शोहर को बाहर में जाकर पता चला कि उसकी बीवी यहाँ आती है और आज उसकी बीवी किसी अमीर इंसान की हविस का निशाना बनने वाली है। इसलिए मेरे शोहर ने पुलिस को फ़ोन कर दिया और वो मुझे बचाने के लिए बार बार दरवाज़ा बजा रहा था, मगर दरवाज़ा नहीं खुला तो उसने दरवाज़ा तोड़ दिया। इस तरह वो मुझे बचा कर ले आया था। मेरी नंद मेरे साथ इसीलिए ऐसा कर रही थी क्योंकि सारी ज़िंदगी उसने डांस कर करके अपने भाई और अपनी माँ की ज़रूरतों को पूरा किया था और वही वो उन लोगों से बदला लेना चाहती थी। इसलिए उसने मेरे साथ ये सब कुछ किया। मेरी नंद ने मुझसे माफ़ी मांग ली थी। उसने कहा कि मैं आज तुम्हें उस आदमी के हवाले करके ढेर सारे पैसे अपने घर लाकर देना चाहती थी और फिर आज के बाद मैंने सोच लिया था तुम पर इल्ज़ाम लगाकर तुम्हें इस घर से निकलवा दूंगी, क्योंकि जिस भाई ने मेरा घर बसाने के बारे में कभी नहीं सोचा तो मैं उसका बसा बसाया घर उजाड़ दूंगी। बस मैंने इसीलिए तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया। मेरी नंद मुझसे माफ़ी मांग रही थी क्योंकि उसके भाई को अपनी गलती का एहसास हो गया था और अब उसने अपनी बहन से कहा था कि तुम्हें घर से बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इस घर की सारी जिम्मेदारी मैं अकेला ही उठाऊंगा और तुम सब लोगों की ज़रूरतों को पूरा करूंगा। मेरी सास ने भी अपनी बेटी से माफ़ी मांगी थी, जिन्होंने बेटे को ज़्यादा फोकियत दी और अपनी बेटी को घर से बाहर काम करने के लिए भेज दिया। आज उन्हें एहसास हो रहा था कि इज्जत कितनी बड़ी चीज़ होती है। फिलहाल सब कुछ ठीक हो गया था। मैं अपने शोहर के साथ खुश रहने लगी और फिर मेरे शोहर ने मेरी नंद के लिए अच्छा सा रिश्ता देखकर उसकी शादी कर दी। मेरे शोहर ने नौकरी करना शुरू कर दी थी क्योंकि मेरा शोहर पढ़ा लिखा था, इसलिए उसे नौकरी मिल गई थी। अब इस घर में ऐसा लगता था कि ये घर है, क्योंकि जिस घर के मर्द मर्दों की तरह काम करते हैं वो घर ही एक इज्जतदार घर कहलाता है। और मैंने भी सोच लिया था कि जो ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकता उसको अपनी आंखों में सजाना ही नहीं चाहिए। मैं डांस करना छोड़ चुकी हूँ क्योंकि हर बार डांस करने से मुझे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जो चीज़ हमारे नसीब में नहीं होती हमें बार बार उसे पाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे नसीब में होती है वो तो हमें खुद ब खुद मिल जाती है। मैं अपने शोहर के साथ बहुत खुश हूँ और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही हूँ। मेरे मैके वाले आज भी मेरे साथ राब्ते में नहीं हैं, मगर मुझे उम्मीद है कि एक ना एक दिन उन्हें मेरी याद ज़रूर आएगी।